गुड मॉर्निंग दोस्तों। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब जब हम वायरिंग किसी बिल्डिंग के लिए, किसी प्रीमाइसिस के लिए, किसी मल्टी स्टोरेज के बिल्डिंग के लिए या फिर किसी मेंटेनेंस के लिए हम किसी का अप्रोच करते हैं, तो कई बार डिस्प्यूट होते हैं, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, अननेसेसरी डिस्कशन होता है। तो ये सारी डिस्कशन, अननेसेसरी जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, इसको अवॉइड करने के लिए एक टर्म है कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब किसी काम करने के लिए आप किसी पर्टिकुलर कंपनी को, पर्टिकुलर एजेंसी को असाइन कर लो और वो टर्म आप पेपर पे लिख के दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल एक्सेप्टेंस के साथ उसको रजिस्टर कर लो, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इससे आपका काम स्मूथ होता है और काफ़ी सारे बेनिफिट है। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या है। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ legally binding agreement between two or more parties that outlines the rights and obligations of each party. इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो लीगल है, जहां पे कम से कम दो पार्टीज हो सकती है, दो से ज्यादा पॉसिबल है, जो दोनों के म्यूचुअल राइट्स और ऑब्लिगेशंस, इसका मतलब आपको क्या करना है और आपको क्या करना होगा और आपको क्या बेनिफिट होगा, तो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट करके अगर रजिस्टर की गई हो तो उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की दोस्तों इलेक्ट्रिकल में कब जरूरत पड़ती है? जब आप मान लीजिए कि आपकी एक साइट चल रही है, कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग चल रही है, आपके सुपरविजन में वो बन रही है और आपको उसके इलेक्ट्रिफिकेशन का कॉन्ट्रैक्ट देना है। या फिर मान लीजिए आप गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपको गवर्नमेंट कुछ कुछ मेंटेनेंस के वर्क देती है, या फिर आपके पास कई सारी मल्टीनेशनल कंपनी, बढ़िया कंपनी, अच्छी कंपनी, टोरेंट पावर है, या फिर आर&बी गवर्नमेंट एजेंसी है, ओएनजीसी है, एल&टी है, इसका आप पर्टिकुलर काम लेते हो। तो अगर आप अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपको आपके टर्म पता होगा कि पर्टिकुलर काम के लिए क्या टर्म रहेंगे, कितने वक्त में खत्म करना है, क्या ऑब्लिगेशंस रहेंगे और क्या लेवल का किस तरह का काम करना है। तो ये सारी चीजें अगर डॉक्यूमेंट की गई हो और इस पे अगर दोनों पार्टी या कम से कम दो जो पार्टी है, अगर दो से ज्यादा है तो सबकी साइन आएगी, तो उसको आप रजिस्टर करते हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। और म्यूचुअली अगर लिख के साइन दोनों ने कर दिया तभी भी उसको कॉन्ट्रैक्ट ही कहेंगे, अगर वो रजिस्टर नहीं है फिर भी। इट एस्टैब्लिश द टर्म्स एंड कंडीशन दैट गवर्न द रिलेशनशिप एंड डायरेक्शन बिटवीन टू पार्टीज इन्वॉल्व, टू और मोर पार्टीज इन्वॉल्व। तो कॉन्ट्रैक्ट से दोस्तों क्या होता है, आपका काम स्मूथ होता है, दोनों के बीच का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होता है, दोनों को काम क्या करना है वो क्लियर होता है, देने वाली पार्टी किस तरह का काम दे रही है और करने वाली पार्टी को किस तरह का, किस प्रकार का काम करना है वो क्लियर होता है। Contracts can be written or oral, although written contracts are generally preferred as they provide clear documentation of agreed upon the terms. कई बार क्या होता है, हमारे घर पे कुछ काम चलता है, मान लीजिए कि आपका नीचे का फ्लोर है, आप ऊपर का फ्लोर की गवर्नमेंट की परमिशन लेके ऊपर का फ्लोर बनवा रहे हो, और फिर आपने एक को बंदे को दे दिया कि तुझे ऊपर का फ्लोर में 2 रूम और एक किचन बनाना है, और आपने उसको वर्बली बोल दिया, तो क्या दोस्तों दिक्कत आती है? तो वर्बल कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा, ओरल ओरल जो कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा ये प्रॉब्लम आती है कि आपने मटेरियल का मुझे नहीं बोला था, मैं तो यही मटेरियल यूज करूंगा, मैंने आपको पर्टिकुलर कॉस्ट बोली थी, ये कॉस्ट के अंदर मैं यही यही सामान यूज करूंगा, स्पेसिफिकेशन कहीं भी आपने मुझे लिखकर नहीं दिया है, मेरी थी कोई भी साइट देख लो, आप यही काम करता हूं मैं। और कॉन्ट्रैक्ट देने वाला भी कह सकता है कि नहीं, तुझे तो यही पर्टिकुलर, तुझे हेवेल्स के ही फैन लगाने होंगे, तुझे इसी प्रकार यही सीमेंट लेनी है। तो लेकिन इसी वजह से दोनों पार्टीज में डिस्प्यूट होते हैं और आपके काम को अननेसेसरी डिले मिलता है
और काम का क्वालिटी बिगड़ता है और कई बार काम अधूरा भी रह जाता है। तो इस वजह से जब भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो हमेशा रिटन डॉक्यूमेंट होना नेसेसरी है। ओरल हो सकता है, लेकिन अगर काम बड़ा है और सही में आपको उसका क्वालिटी वर्क चाहिए तो देयर मस्ट बी और रिटन कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टियां आपसी सहमति से हो और सारी शर्तें वहां पे लिखी हुई हो। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट को हम कहते हैं दोनों पक्ष की एग्रीमेंट, दोनों पक्ष का को मंजूर होना। हर कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी है, कॉन्ट्रैक्ट है वो, इसका मतलब ये है कि दोनों पार्टीज एग्री हैं। और हर एग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जब भी आपने कॉन्ट्रैक्ट को एज कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप दोनों कुछ काम कर रहे हो, मान लीजिए आपने अपने घर में या आपकी कोई बिल्डिंग में कोई प्रीमाइसिस में आपने कोई वर्क दे दिया, इलेक्ट्रिफिकेशन का ले लीजिए, फर्नीचर का ले लीजिए या किसी भी काम को ले लीजिए, कलर का ले लीजिए, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया तो वो एग्रीमेंट है। आपने बोला इस प्रकार तुझे काम करना है, ये कलर यूज करना है, ये लेवल का मटेरियल यूज करना है, इस कंपनी का यूज करना है, तो वर्बली सारा हो गया, वो एग्रीमेंट है। वो बोलेगा यस सर हो गया, लेकिन आप उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहोगे, वो एग्रीमेंट है, वो आपकी आपसी एग्रीमेंट है। आप दोनों वो बात पे एग्री करते हो। लेकिन अगर अपना आपने वो डॉक्यूमेंट को रिटर्न कर दिया और दोनों की साइन आ गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? दोस्तों यहाँ पे सारा जो सेशन है वो हम इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ प्रीमाइसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग या मेंटेनेंस कह लीजिए, तो हम हमारे ब्रांच के रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, तो आप इसको उससे रिलेट कीजिएगा। तो की एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? ऑफर। ये ऑफर का मतलब क्या है? वन पार्टी प्रपोज स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन टू अदर पार्टी। तो आपने किसी को मान लीजिए कि बुलाया कि मुझे ये 2 रूम है, इसको ऑफिस एरिया में कन्वर्ट करना है, आपको इलेक्ट्रिफिकेशन करके देना है। तो वो देगा, चलिए साहब, तो आपका मैं पर्टिकुलर ये कंपनी का इतना एमएम का यू वायर यूज करूंगा और यहाँ पे ये इस प्रकार के मॉड्यूलर स्विच बोर्ड यूज करूंगा, यहाँ पे इस प्रकार आपका एसी के लिए मैं वेंट दे दूंगा, एसी के लिए यहाँ पे इस प्रकार आपका कनेक्शन करवा दूंगा, तो आपको इस प्रकार में एक्स्ट्रा लाइटिंग यहाँ पे करवा दूंगा। तो ये सारी चीजें ऑफर हुई और ये सारी चीजें होके वो क्या बोलेगा? कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला या कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने वाला कि सर ये पूरा कॉस्ट हो जाएगा आपका, मान लीजिए 60,000 रुपीज। तो ये ऑफर हुआ। एक्सेप्टेंस, द अदर पार्टी एग्रीज इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ऑफर। आपने इंक्वायरी दिया, मुझे ये चीज करवानी है, उसको इंक्वायरी कहेंगे। पार्टी है, आपको ऑफर देता है, और एक्सेप्टेंस, फिर दोनों आप थोड़ा नेगोशिएशन करते हो, नहीं मुझे ये पर्टिकुलर कंपनी का फिटिंग नहीं चाहिए, मुझे दूसरी कंपनी का चाहिए, मॉड्यूलर स्विच बोर्ड मुझे ये कंपनी का चाहिए। तो नेगोशिएशन होके कॉस्ट का मान लीजिए आप, चल भाई 60,000 नहीं, अपन 50,000 पे ये चीजें इस स्पेसिफिकेशन के साथ में डन करते हैं। तो वो एक्सेप्टेंस हुआ जिसमें दोनों पार्टी एक्सेप्टेंस होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट का पहला जो एलिमेंट है, की एलिमेंट, वो ऑफर है। दूसरा है एक्सेप्टेंस। तीसरा है कंसिडरेशन। देयर इज एक्सचेंज ऑफ समथिंग ऑफ वैल्यू सच एज मनी, गुड, सर्विस बिटवीन द पार्टीज। कुछ भी लेन देन होगी ना दोस्तों, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट कोई भी काम करवाओगे फ्री में नहीं करवाओगे। अभी कई बार मैंने कुछ केसेस सुने कि जहाँ पे नई सोसाइटीज बनती है, तो वहाँ पे अगर एक बंदा है जो इलेक्ट्रिकल मटेरियल सप्लाई करता है, तो उसको बोलेंगे तेरे को एक मकान ये कॉस्ट का देंगे और तेरे को ये काम करना है। उसको बिल्डर पैसा नहीं देता। ऐसा कई बार नई स्कीम्स होती है तो उसमें ये अंडरस्टैंडिंग होती है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि एक्सचेंज ऑफ समथिंग, आप अगर कुछ काम दोगे तो बदले में कुछ दोगे और वो उसके बदले में वो काम में आपको चीज देगा, मटेरियल देगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देगा। तो ये सारी कंसिडरेशन उसमें आनी चाहिए और कंडीशन वगैरह क्लियर होनी चाहिए। और लीगल कैपेसिटी, तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में मोस्टली आप देखोगे, कहीं भी अगर आप अच्छी दुकान में जाओ, अगर वो आपको बिल देंगे तो वहां पे बिल के नीचे एक छोटी सी लाइन में लिखा होगा सब्जेक्ट टू जुरिडिक्शन ऑफ पर्टिकुलर सिटी, यानी उस सिटी के लीगल कोर्ट में ये वैलिड रहेगा। आप बाहर के कोर्ट में उसको बुलाओगे वो बंदा नहीं आएगा। तो लीगल कैपेसिटी क्लियर होनी चाहिए। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन है तो दोनों पार्टी, आप हम दो पार्टी के लिए कंसिडर करते हैं, दो से ज्यादा पार्टी हो सकती है, लेकिन अभी हम सारा डिस्कशन दो पार्टी के लिए करेंगे। तो लीगल एज, मेंटालिटी कंपोनेंट, आप अगर साइन कुछ चीज करते हो तो आप कई बार उसको देखते हो।
आप उसको क्लियर करते हो कि ये चीज ऐसा नहीं, ऐसा लिखिए, तो दोनों पार्टी एक दूसरे की कंडीशन को लीगल क्लियर करके फिर उसको लीगल करवाती है। इसका मतलब दोनों का मेंटल लेवल एग्रीमेंट है वो सेम लेवल पे आएगा, तभी लीगल कैपेसिटी डिफाइन हो पाएगी। और उसको फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो उसको लीगल पर्पस के लिए आप यूज कर पाओगे, अदरवाइज उसको लीगल पर्पस के लिए यूज नहीं कर पाओगे। अगर दोनों कहीं साइन नहीं है कि भाई मैं तो साइन नहीं करता, आप वर्बली हो गया, बोल दिया, आपने बोल दिया मैंने कर दिया, ऐसा नहीं होता। तो अगर साइन नहीं है तो लीगली उसको यूज आप कहीं भी क्लेम नहीं कर पाओगे, किसी कोर्ट के अंदर उसको जाने क्लेम नहीं कर पाओगे। तो आपके हाथ बंध जाएंगे। और अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो दोनों पार्टियों को एक लेवल तक आना पड़ेगा, तभी आपका काम हो पाएगा। तो की एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट: ऑफर, जो काम का ऑफर होता है, और काम के ऑफर के रिस्पॉन्स में एस्टिमेट का ऑफर होता है। फिर एक्सेप्टेंस, दोनों पार्टी नेगोशिएट करती है, फिर एक्सेप्ट करती है। कंसिडरेशन, क्या क्या काम करना है, किस प्रकार उसका बिल पेमेंट करना है, क्या करना है, कहाँ से कहाँ सामान जाएगा, कैसे लगेगा। और लीगल कैपेसिटी, दोनों की मेंटल जो लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो सेम लेवल पे आएगी, तभी उसको लीगली हम वैलिड गिनेंगे। तो ये सारे कंपोनेंट है कॉन्ट्रैक्ट में। फीचर्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट: कॉन्ट्रैक्ट एक चीज है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक चीज है। लीगल मैटर, कॉन्ट्रैक्ट लीगल मैटर है। वैलिड होना और कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना दोनों अलग चीज है। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है तो वैलिड, अगर मान लीजिए आपने किसी को कोई बंदा काम दे रहा है तो लेने वाला बहुत ही बेचारा मान लीजिए कि बहुत ही गरीब, उसको तो आप उसको रिजनेबल प्रॉफिट भी नहीं दे रहे हो। आप उसको, वो बोलेगा सर ये काम 20,000 होगा, आप उसको बोले चल 10,000 मिलेगा, तेरे को नहीं तो नहीं दूंगा काम, और उसको जरूर है तो उसने साइन कर दिया, तो उसका वैलिडेशन नहीं हो, वो आप उसको 15,000 का काम करा रहे हो, आप उसको 10,000 दे रहे हो, तो वैलिडिटी वहाँ पे काफी डेंजर हो जाएगा। तो ये चीज है कि वैलिड होना चाहिए। वैलिड, आप उसको जो चीज दे रहे हो उसका रिजनेबल उसको प्रॉफिट भी होना चाहिए, और आपको वर्क सेटिस्फेक्शन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिलना चाहिए। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगल मैटर। आपका कॉन्ट्रैक्ट लीगल लीगल होना चाहिए, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। इसका रिवर्स भी हो सकता है कि कौन बंदा है, कोई मुझे तो पता ही नहीं था कि ये प्रकार इसके आपने जो मटेरियल यूज किया है ये कंपनी का है, इसके अगेंस्ट में मुझे ये कंपनी का चाहिए था, या फिर आपने लो क्वालिटी यूज किया है तो मैं तो जानता ही नहीं था। तो ये सारी चीजें, वैलिडिटी अगर कॉन्ट्रैक्ट लिखा होगा तभी होगा, अदरवाइज दोनों पार्टियों में से जो भी ज्यादा जानकार होगा या ज्यादा बेनिफिट लेना चाहेगा, वो दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोनों पार्टी को सारा पता होना जरूरी है। कॉम्पिटेंसी तो साइन बोथ पार्टीज। मान लीजिए दो पार्टी है तो दो मेन पार्टी की साइन आएगी। अब मान लीजिए आप साइन आप दे रहे हो कॉन्ट्रैक्ट को, सामने वाला बंदा ले रहा है, आप बोलोगे मेरे मैं साइन नहीं करता, मेरा लड़का साइन कर देगा, तो इसका मतलब आप उससे हट रहे हो। या फिर वो बोलेगा सर ये मेरा लेबर है ये साइन कर देगा, तो वो कॉम्पिटेंसी है। वो चीज, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीज है जो वो छुपाना चाहता है, दोनों में से किसी भी पार्टी का ऐसा है, तो वो एग्री नहीं है, या फिर वो आपको कहीं पे कहीं ना कहीं धोखा दे रही है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। तो कॉम्पिटेंसी ऑफ टू साइन, दोनों पार्टी ऑथोराइज पार्टी की साइन चाहिए। अगर दो पार्टी के बीच में नेगोशिएशन होता है तो साइन भी उसी दो पार्टी का आएगा, और अगर कोई दूसरा बंदा साइन करता है तो वो ऑथोराइज्ड पर्सन होना जरूरी है। और रिजनेबल पेमेंट फॉर वर्क, कई बार क्या होता है, काम बहुत बड़ा होता है, बहुत वक्त तक चलना होता है। तो दोस्तों ये जो काम चलना होता है, तो उसके लिए पार्ट पेमेंट का एक होता है। काम शुरू हो तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट के लिए उसको 25% आपने दे दिया, फिर थोड़ा काम बढ़ा, लेटेस्ट से 25% बढ़ा तो आपने दूसरा 25% दिया, फिर 50% हुआ तो आपने 50%, 75, और फिर लास्ट में पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद 100%। इसी प्रकार पार्शियल पेमेंट होना होता है। अगर क्या हो गया कि आपने दे दिया, ले अच्छा तेरे काम का कॉस्ट 2 लाख है, ले 2 लाख ले ले, तो फिर वो काम में क्वालिटी अश्योरेंस नहीं आएगा। तो पेमेंट हमेशा रिजनेबल होना चाहिए, और स्टेप वाइज पेमेंट होना चाहिए, जिससे काम की क्वालिटी आप एक्सेस कर पाए और वेरीफाई कर पाए। फ्री एग्रीमेंट विदाउट फियर और प्रेशर, मैंने बोला ना कि किसी को काम की जरूरत है, आपने उसको चले भाई कर दे काम, नहीं तो नहीं चलेगा, ऐसा वैसा, तो वो चीज किसी बंदे ने अगर प्रेशर में साइन कर दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। मुझे साइन करना होगा, तेरे ये अंकल को ये फूफा को ये मैं जानता हूँ ये करना पड़ेगा, तो वो चल, तो उसको पता नहीं और उसने काम कर दिया, तो उसको तो बंदे को घर के पैसे अंदर काम में डालने पड़ेंगे। तो इस प्रकार किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में
वैलिडेशन नहीं रहता अगर जहाँ पे फियर का एस्पेक्ट हो, तो डर से आप किसी को साइन नहीं ले सकते। रिटन डॉक्यूमेंट ऑलवेज, कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब भी रिटन डॉक्यूमेंट होगा। अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारा जो सब्जेक्ट पर्पज है वहाँ पे हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप देखेंगे। लंप सम कॉन्ट्रैक्ट, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्राइस प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। दो तीनों को हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। लंप सम कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों, लंप सम कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, नाम में से ही पता चलता है कि कुछ अंदाजन ले लिया, एक एस्टिमेट ले लिया कि अच्छा ये काम में चल 10,000 होंगे, तो वो बोलता है नहीं सर मेरे को 12,000 होंगे, चल 11,000 पे डन करते हैं। तो अभी कुछ वहां पे हो नहीं गया, कुछ क्लैरिटी यहाँ पे नहीं है। तो लमसम कॉन्ट्रैक्ट वो है, कॉमनली यूज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में यूज होता है, जहाँ पे कई सारी एग्जिट विंडो होती है, तो वो कहीं पे भी बच सकते हैं बंदे। इन लमसम कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज द कंप्लीट एंटायर स्कोप ऑफ द वर्क फिक्स्ड व्हिच एग्रीड अपॉन द स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो वो बंदा एग्री करता है, चलो सर मैं ठीक है ये काम कर दूंगा। क्लाइंट और प्रोजेक्ट ओनर पेज द कॉन्ट्रैक्टर प्रीडिटरमाइंड लमसम अमाउंट ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन। वहां पे कुछ ज्यादा वेरिफिकेशन नहीं होता, या फिर स्टेप वाइज मैंने जैसे आपको बोला 10% वर्क, 20% वर्क, 50% वर्क, 70% वर्क, इसी प्रकार उसका पैसा दिया जाता है। और वहां पे काम के अकॉर्डिंगली नहीं है कि चलो इतना इतना काम किया, इतने का मटेरियल लाया तो इतना पैसा दूंगा, ऐसा नहीं है। टोटल अमाउंट आपका बजट फिक्स है और वो आपने लमसम फिक्स किया है, अंदाजा एक बनाया है। आपने बहुत ज्यादा गिनती नहीं की है, आपके पहचान वाला है, आपको पता है कि इसमें इतना मार्जिन रहता है, 20% आपने अंदाजा बोल दिया, और आप कहीं से काम ले रहे हो किसी हिस्से में भी, तो ये सेम होगा। एक्स्ट्रा कॉस्ट शुड बी पेड फॉर द वर्क। अभी कई बार क्या होता है, कुछ चीजें हम लोग जब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो वो हम लोगों को ध्यान में नहीं होता। एज अ कस्टमर या कंज्यूमर हम जब काम देते हैं, तो जब काम शुरू होता है तो कई बार हम काफी मॉडिफिकेशन लाते हैं, नहीं इसमें ये चीज थोड़ी इस तरह का कर दो, इस प्रकार कर दो, तो चेंज आता है, जिससे मटेरियल भी ज्यादा हो जाता है, कई बार लेबर ज्यादा जाती है। तो अगर आपने एक्स्ट्रा काम करवाया, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के बाहर है, यू शुड पे एक्स्ट्रा इन लमसम। अगर लमसम कॉन्ट्रैक्ट दिया है और आप एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो, तो आपको लमसम कॉन्ट्रैक्ट में जितनी बात है उसके अलावा जितना भी काम हुआ उसके एक्स्ट्रा चार्जेस देने रहेंगे। तो दोस्तों ये लमसम कॉन्ट्रैक्ट है। अभी लमसम कॉन्ट्रैक्ट का एक चैलेंज है काफी सारे। अनअवॉइडेबल कंपटीशन बिटवीन कंज्यूमर एंड कॉन्ट्रैक्टर टू प्रोटेक्ट बेनिफिट ऑफ सेल्फ। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कि दोनों पार्टी है, दोनों पार्टी बोल देगी कि नहीं ये तो मुझे चीट कर रहा है, मैं इसको अच्छे से दे दूंगा, तो नहीं सर मेरे को तो ये स्विच एंकर का ही चाहिएगा, ये एलएनटी का ही एमसीबी चाहिएगा। तो वो बंदा डर के करेगा, या फिर वो मान लीजिए अगर कंज्यूमर या कस्टमर आप इतने जानकार नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा नहीं नहीं अपने को तो सर यही चलता है, सब जगह यही एमसीबी चलता है, तो वो दिल्ली मीट ला के लगा देगा। तो दोनों बंदे एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, दोनों को चाहिए मैं ज्यादा कमा लूं या मैं ज्यादा बचा लूं। तो ये लमसम कॉन्ट्रैक्ट का एक डेंजर एरिया है। एनी चेंज नीडेड ड्यूरिंग द वर्क रेज डिस्प्यूट डिस्कशन एक्स्ट्रा चार्ज। मैंने जैसा बोला आपको, लमसम कॉन्ट्रैक्ट आपने दे दिया, लेकिन कई बार क्या होता है, लमसम कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद में वहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करने का याद है, यहाँ पे ये काम रह गया जो हमने ऐड नहीं किया, तो आप उससे डिस्कस करोगे, तो फिर वो बोलेगा नहीं सर ये इसका इतना होगा इतना होगा, तो वहां पे नेगोशिएशन आएगा, अननेसेसरी डिस्प्यूट भी हो सकता है। तो ये किसका, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। एक्चुअल कॉस्ट इज मोस्टली हायर देन द एस्टिमेट। लमसम कॉन्ट्रैक्ट में 99% केसेस में एक्चुअल कॉस्ट हमेशा ज्यादा जाएगी, क्योंकि जब भी काम बंदा करेगा, तो आप काम में कई बार ऑब्जर्व करते हो, तो आप कई बार करेक्शन देते हो, मॉडिफिकेशन देते हो, तो हमेशा मॉडिफिकेशन करने के लिए जो मटेरियल ज्यादा जाता है, लेबर ज्यादा जाता है, तो इसी का कॉस्ट बढ़ जाता है। एनी अनक्लेम कंडीशन रिटर्न इन द कॉन्ट्रैक्ट इज बेनिफिशियल फॉर द कॉन्ट्रैक्टर टू अर्न एक्स्ट्रा चार्जेस ऑन नॉन यूजेबल एडवांटेज। तो ज्यादातर क्या होता है, जो क्लैरिटी नहीं होती डॉक्यूमेंट में, तो कॉन्ट्रैक्ट आप तो एक ही बार काम कराओगे। अगर आपका खुद का मकान है, अगर आपकी बहुत सारी साइट चलती है तो आप एज बिल्डर भी आप बहुत एक्सपर्ट है। लेकिन अगर आप छोटे कस्टमर है या आपका मकान है, तो आप एक ही बार बनवाओगे, तो आपको इतना सारा एक्सपीरियंस नहीं रहता। तो लेकिन सामने जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है वो तो 25, 50, 100 साइट पे काम करके आया है, उसको काफी सारे लूपहोल्स पता है कि कहाँ पे मुझे बेनिफिट होगा। तो वो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्टर आपके सारे नेगेटिव पॉइंट्स का बेनिफिट ले लेगा। तो ये दोस्तों समझने वाली बात है कि लमसम कॉन्ट्रैक्ट में क्लैरिटी होना जरूरी है। अगर आप कस्टमर हैं
तो भी आपको सारा स्टडी कर लेना चाहिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो भी सारा स्टडी कर लेना चाहिए। और दोनों के बीच में अनअवॉइडेबल ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं आना चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो ये प्रॉब्लम आ गया और दोनों एक दूसरे को काटने की सोच है, ये मैं यहाँ पे बेनिफिट ले लूँ, वो वहाँ पे बेनिफिट ले ला, वो नहीं लेना चाहिए, उसको बेनिफिट नहीं देना। तो आपके काम के अकॉर्डिंगली रिजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट उसको भी जाना चाहिए और आपको भी सेविंग रिजनेबल अमाउंट ऑफ रहना चाहिए। तो इसका मतलब लमसम कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा एंडेंजर है, थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी डिफिकल्टीज आती है। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। पर यूनिट आइटम इज डिसाइड। आइटम रेट का समझिए कि मान लीजिए कि एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में खुद का लोकल वायरमैन रखा हुआ है, एक बिल्डिंग में खुद का लोकल वायरमैन है। तो वहाँ पे काफी सारे मेंटेनेंस आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो किसी से किसी एजेंसी को, दो चार एजेंसी को इंक्वायरी करेंगे, एमसीबी, स्विचेस, फैन, ट्यूबलाइट, उसको बोलेंगे भाई अपन एक साल के लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये एक साल तक तू मेरे को एलईडी ट्यूबलाइट 250 में देगा या 270 में देगा, ये एक साल तक तू मेरे को स्विचेस 10 रुपीज में देगा, एक साल तक तू मेरे को एमसीबी 200 रुपीज में देगा 6 एम्पियर, और ये पूरे सारी जितनी आइटम है वो एक साल के लिए उसको रेट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। आपको 10 चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए, वो आइटम फिक्स हो गया, पर यूनिट रेट इसका डिसाइड हो गया। तो अगर कुछ काम इसी प्रकार, अगर ये मटेरियल की बात हो गई, आपका इंस्टीट्यूट हो गया, मटेरियल की बात हो गई कि आपका मान लीजिए कई साइट चलता है, बहुत सारे साइट चलते हैं, आप बड़े कॉन्ट्रैक्टर है, तो आपको सीमेंट का चाहिएगा, ईंट चाहिएगा, कच्ची चाहिए, ग्रिट चाहिएगा, मेटल चाहिएगा। तो आपने क्या किया, काफी सारे बंदों को कर लिया कि तेरे को इस प्रकार मटेरियल देना है, और आपके पास मान लीजिए एक एजेंसी है, वो आपको लेबर प्रोवाइड करती है, उसको आप बोलोगे मेरे को तो एक गैंग देगा, तो वो गैंग का पर डे का मैं इतना दूंगा। इसका मतलब वहां पे भी जरूरी नहीं है कि आपका आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ आइटम पे होकर, वो लेबर कॉस्ट भी हो सकता है, और कई बार इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपके इंस्टीट्यूट, आपके पास वायरमैन नहीं है, तो आपने बोल दिया भाई तेरे को जब भी लाएंगे पर विजिट का तेरे को लेबर चार्ज 250 रुपये दे देंगे, पर डे का विजिट का, तो वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आपको इंस्टॉलेशन जो भी काम करना है 250 रुपये में आपने करवा लिया, या फिर 400 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपीज, तो वो रेट फिक्स हो गया। तो ये इसी प्रकार इंस्टॉलेशन कॉस्ट है कि मान लीजिए एक पावर कंपनी है, टोरेंट पावर की बात करते हैं, उसके पास कुछ एक फॉल्ट पर्टिकुलर है, तो वो फॉल्ट को क्लियर करने के लिए एक एजेंसी को उसने हायर किया है। वो एजेंसी को बोला कि भाई केबल ज्वाइंट का तू फॉल्ट क्लियर करेगा, तेरे को पर फॉल्ट क्लियरेंस के इतने रुपीस मिलेंगे, तो वो इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो गया। तो आइटम रेट इसको भी कहेंगे। तो ये प्रिफरेबल मेथड है, इससे क्वालिटी ऑफ वर्क आप अश्योर कर सकते हैं। ज्यादातर गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इसको यूज करते हैं, और पार्शियल पेमेंट यहाँ पे रिलीज किया जाता है, और प्रोग्रेस जैसी होती है, अगर बहुत लंबा काम है तो विथ प्रोग्रेस आपका पेमेंट क्लियर होता है। तो ये हुआ आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला हुआ लमसम कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड हुआ आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। और ये इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देखते हैं। आइटम रेट में फ्लेक्सिबल है, इसको आप अपनी तरह से कुछ मॉडिफाई करना हो कर सकते हैं, चलो इस प्रकार ये मटेरियल यूज कर लो। इकोनॉमिकल है क्योंकि फिक्स हो गया, आपको पहले से नेगोशिएशन करके आपने फिक्स कर लिया, एक्यूरेट है, ये काम के लिए ये चीज के लिए इतना रुपीज, तो एक्यूरेट है। पेस ऑफ वर्क, काम जल्दी होता है, काम में स्पीड आती है। नेगेटिव पॉइंट क्या है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट के, आर्ग्यूमेंट टू प्रोटेक्ट ऑन बेनिफिट, ये तो हमेशा रहता है दोस्तों। हर बंदा अपने बैंड, सर आपने तो बोला था कि ये केबल जो है यहाँ पे इतना डेप्थ है, यहाँ पे इतना कैपेसिटी का केबल है, तो वो काफी सारे इश्यूज आते हैं सर, अभी तो पेट्रोल का भाव बढ़ गया, अभी ये हो गया, तो वो दिक्कत आता है। तो खुद के बेनिफिट को बचाने के लिए काफी सारी रेस होती है। अभी चाहिए कि भाई 5 स्विच दे दे, 5 स्विच वो बंदा 10 किलोमीटर से आपके यहाँ पे देने आएगा, नहीं आ सकता ना, तो वो कस्टमर भी सोचेगा मेरे को 5 स्विच है, मैं 100 स्विच का उसको पेमेंट क्यों करूँ। तो वो ऑन बेनिफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में कंपटीशन चलता है। बायस क्लासिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, तो कई बार अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर है उसको ज्यादा पता है, तो वो कहेगा सर ये केबल यही कंपनी का आएगा, ये के स्विचेस यही कंपनी का आएगा, तो वो अपनी तरह से मटेरियल क्लासिफाई कर देता है। सर ये अगर लेबर वर्क है तो यहाँ पे ये लेबर को इतना घंटा ही काम करेगा, इतने बजे बाद ओवर टाइम, तो वो काफी सारे प्रॉब्लम आते हैं उसमें। प्रॉन टू इंक्रीज एक्सपेंस ड्यू टू चेंज इन मटेरियल, अगर मान लीजिए सडनली कोई मटेरियल बंद हो गया, तो उसको नया लाना है, तो वो कंपनी अगर मान लीजिए चेंज हो गई, कंपनी अगर मटेरियल सप्लाई नहीं कर पाती, तो वो जहाँ से ला रहे हैं उसको कॉस्टली पड़ रहे हैं।
तो वो दिक्कत हो सकती है, कई बार मटेरियल की कॉस्ट बढ़ सकती है। फाइनल प्रोजेक्ट कॉस्ट कैन बी नोन आफ्टर कंप्लीशन। ये चीज में क्या है कि फाइनल आपने पूरा कर दिया, अगर रूटीन में है तो ओके, लेकिन अगर रूटीन काम नहीं है तो आफ्टर कंप्लीशन ही आपको उसको कॉस्ट पता चलेगी। ठीक, ये हुआ आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। अभी ये है कॉस्ट प्राइस प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, परसेंटेज कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज असाइंड एस पी और कंसल्टेंसी। आपने कभी आर्किटेक्ट को कोई काम देना, आर्किटेक्ट जनरली क्या करते हैं, सर आपका कितना एस्टिमेट है आपके प्रोजेक्ट का, तो कहेंगे मान लीजिए 50 लाख, तो सर मेरे को 4% मेरा फीस रहेगा, तो वो परसेंटेज हुआ। इसी प्रकार काम है, वायरमैन है तो वो मटेरियल कॉस्ट ले सकता है, ठीक है, बिल्डर है तो वो अपनी तरह से, इसी प्रकार सब कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं, तो ये लेबर कॉस्ट भी ऐड करता है, मटेरियल कॉस्ट भी कई बार ऐड करता है, ये वैरी करता है, जरूरी नहीं कि हर बार सेम ही हो, लेकिन यहाँ पे वेरिएशन आता है। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं कॉस्ट पर प्राइस। एक तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, आप किसी को ऐसा बोलो माल सामान भी तेरा और लेबर भी तेरी, मेरे को काम खत्म करके देने का, उसको ट्रंकी कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। वो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसमें लेबर भी आ गया और मटेरियल भी आ गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये ज्यादातर जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट ही पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें अगर मटेरियल और लेबर दोनों होता है तो उनका पैसा बचता है और उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। लेकिन अगर काम देने वाले के रेफरेंस में जाए तो हमेशा अगर मटेरियल आपका बंदा अपना है जानने वाला, जो आपको अच्छे रेट में आपको मटेरियल देगा, तो आप सिर्फ लेबर पे देते दोगे कॉन्ट्रैक्ट। तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट में लेबर कॉस्ट प्लस मटेरियल कॉस्ट दोनों आ गया। लेबर कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ लेबर, भाई मुझे मेरे पास सारा मटेरियल है, तुझे आकर सिर्फ ये काम कर देना है, तो लेबर ही मटेरियल में प्रोवाइड करूंगा। और थर्ड ही मटेरियल के, भाई तुझे मटेरियल ही प्रोवाइड करना है, तुझे दूसरा कुछ नहीं प्रोवाइड करना है। तो ये सारी चीजें परसेंटेज, भाई मान लीजिए कि इतना मटेरियल आया, तो ये इंस्टॉलेशन का अगर है तो ये मान लीजिए 1 लाख रुपए का मटेरियल है, तो तेरा 1% तेरा लेबर या तेरा चार्जेस, तो इस प्रकार यहाँ पे हो सकता है दोस्तों। तो ये कॉस्ट प्राइस प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट है, ये कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, या फिर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के परसेंटेज में भी हो सकता है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। पॉइंट्स टू बी कंसीडर फॉर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कंडीशन आती है, स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी ऑफ द मटेरियल, ये होना क्लियर होना जरूरी है। हमेशा स्पेसिफिकेशन मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर होना जरूरी है। टेस्टिंग एंड रिजेक्शन ऑफ द मटेरियल ऑन साइट, आपको मान लीजिए आपने 100 एमसीबी मंगवा लिया, लेकिन कई बार लगाने के बाद में पता चला कि ये चल ही नहीं रहा है, तो वो आपको रिप्लेसमेंट देना चाहिए। FOR डेस्टिनेशन, आप कभी भी देखना किसी कंपनी में, अच्छी कंपनी में होंगे, तो अगर परचेज का कोई बिल है तो वो FOR डेस्टिनेशन वहां पे लिखा होगा, इसका मतलब आपकी ऑन साइट पे मटेरियल आएगा, उसको FR डेस्टिनेशन कहते हैं। ऑल टैक्सेस एंड क्लैरिटी, आपके टैक्सेस कंपोनेंट क्या है, उसको आपने कितना ऐड किया है, तो वो भी बिल में क्लियर होना चाहिए, आपकी कंडीशन में मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर होना चाहिए। इंश्योरेंस, अगर मान लीजिए कि वो सामान लेके आ रहा था, उसका ट्रक उलट गया, इसको काफी सारा सामान डैमेज हो गया, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका इंश्योरेंस है या वगैरह नहीं, वो भी सारा क्लियर होना चाहिए। और रिलीज पेमेंट, आपको मटेरियल आ गया तो आपको किस टर्म में 15 डेज ऑफ डिलीवरी करना है, इमीडिएट डिलीवरी हो तो पेमेंट करना है, या फिर किस प्रकार आपको पेमेंट करना है, ये सारी कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर होनी चाहिए। और कंडीशन कुछ देखते हैं, ये अभी ये बोला पॉइंट कंसीडर फॉर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट, पॉइंट इतने पॉइंट आपको कंसीडर करने पड़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स के लिए। अभी कुछ कंडीशन देखते हैं दोस्तों। कंडीशंस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट, ये दोस्तों काफी इन डेप्थ टॉपिक है, तो इसको हम छोटा सा कुछ कुछ बातें समझेंगे। डॉक्यूमेंट माने कि आपको किस प्रकार बिल देना है, बिल में किस प्रकार जीएसटी लिखा होना चाहिए, आपके स्पेसिफिकेशन लिखे होने चाहिए, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट के रिलेटेड है। कंडीशन रिलेटेड टू ऑब्लिगेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर को क्या क्या करना रहेगा वहां पे, अगर काम चला रहा है, लेबर प्रोवाइड करा तो लाइटिंग, इमरजेंसी लाइटिंग उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कैसे करना पड़ेगा, तो ये ऑब्लिगेशन आया। उसके लेबर अगर काम कर रहे हैं तो सारी फैसिलिटी उनको कॉन्ट्रैक्टर को ही देनी होगी। कंडीशन रिलेट, या फिर अगर कॉन्ट्रैक्टर को नहीं है तो वो चीज पहले से ही क्लियर होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट देने वाला जो बंदा है या जो कंपनी है, वो कंपनी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, तो ये ऑब्लिगेशन आ गए। रिलेटेड टू लेबर एंड पर्सनल, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं डैमेज हुआ तो क्या करेंगे, वो भी कंडीशन सारी आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होनी चाहिए। कंडीशन रिलेटेड टू एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सपर्ट कंसल्टेंट, आपकी एक्सटर्नल एजेंसी
अगर आपको मान लीजिए आपने काम दे दिया और वो कॉन्ट्रैक्टर है, तो वो किसी काम के लिए उसको चाहिए कि सब कॉन्ट्रैक्टर लाना है, तो वो भी पहले से ही उसके टर्म में लिखा होना चाहिए। अगर कोई सब कॉन्ट्रैक्टर लाएगा तो वो खर्चा आप अलग से नहीं दोगे, उसको देना है, काम इस प्रकार करवाना है, वो कहीं से भी कुछ भी लाए, तो वो क्लियर होना चाहिए। अगर उसका अलग है तो भी लिखा होना चाहिए, अगर मैं अलग बंदा एक्सपर्ट लाऊं तो उसका रिम्यूनरेशन या उसका इतना पेमेंट आपको देना पड़ेगा, तो वो भी क्लैरिटी होनी चाहिए। एक्स्ट्रा वर्क एग्जीक्यूशन, कितना काम कितने वक्त में खत्म करना है, मटेरियल कैसे रहेगा, कितनी टीम आएगी, क्या, ये सारी चीजें एग्जीक्यूशन के रिलेटेड है। वर्क की क्वालिटी क्या रहेगी, पेमेंट कैसे रहेगा, पेमेंट की बात है। नॉन कंप्लीशन वर्क रहेगा तो उसमें क्या पेनल्टी होगी, वो भी जरूरी है, और कितना उसमें पेनल्टी लगेगा, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। और डिस्प्यूट आएगा तो सेटलमेंट कैसे करेंगे, थर्ड पार्टी रहेगी, कोर्ट कौन सी रहेगी, ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर होनी चाहिए। और अगर दूसरी सारी काफी सारी कंडीशन है दोस्तों, मैं यहाँ पे समराइज किया है मैंने, काफी सारी कंडीशन है, आपको सारी कंडीशन क्लियर होनी चाहिए और सारी कंडीशन रिटर्न फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ी एक कुछ कुछ बातें की है, आई होप आपको पता चला होगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कॉन्ट्रैक्ट, और जब एक्चुअली आप मार्केट में देखते हो तो आपको बहुत सारा सीखने मिलता है जो यहाँ स्लाइड में भी नहीं है। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।